हाय गाइस, हाउ यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय संविधान, जिसके तहत भारत के नियम और कानून चलते हैं, उसी को तो भारतीय संविधान बोलते हैं। लेकिन उस चीज को समझने से पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है, उसका इतिहास समझना जरूरी है कि वो आया कहाँ से। तो जय हिंद, जय भारत। और हम स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने पिट्स इंडिया एक्ट डिस्कस किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के करीब 11 वर्ष बाद आया था कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के करीब 10 वर्ष बाद आता है आपका चार्टर एक्ट। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या है, कभी रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, कभी पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, कभी चार्टर एक्ट आ रहा है। और चार्टर के तो 5 एक्ट आए। पहला 1793 में आया, फिर आया सर 1813 में, फिर आएगा सर 1833 में, और लास्ट वाला आएगा 1853 में। और फिर भारत परिषद अधिनियम भी आएंगे। ये क्या मतलब है? हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये क्या फंडा है? यानी चार्टर एक्ट के ही पांच आएंगे, 4 आएंगे, ये क्या है फंडा? अब आपको बताते हैं कि ये चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट हैं क्या रियलिटी में। इसको थोड़ा रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। नहीं, इसको यही कर लेते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई दुकान खोलते हैं, क्या खोलते हैं? दुकान या कंपनी। दुकान या कंपनी खोलते हैं तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिट आपको कितने दिनों के लिए मिलता है? 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए आपको लाइसेंस के नाम से मिलता है। लाइसेंस बोलते हैं ना किसी दुकान को खोलने के लिए। वो लाइसेंस ही क्या कहलाता था? चार्टर एक्ट। यानी जो लाइसेंस देती थी ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन में किसका शासन था? अब इसको यहां से रफ करता हूं तब अच्छे से, बहुत ही बेसिक वे में समझाएंगे चार्टर एक्ट का मतलब। चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम। एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोला जाता है। चार्टर एक्ट का मतलब होता था, चार्टर का मतलब होता था परमिट, और इसी को बोलते हैं लाइसेंस। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइसेंस किस चीज को बोलते हैं। ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? ब्रिटेन में जो रानी थी, रानी बोले तो क्वीन। वहां आज भी क्वीन होती है और तब भी क्वीन होती थी। वहां भैया जो क्वीन थी, कौन थी? एलिजाबेथ। इलीजा, ELIZA, एलिजा BETH, एलिजाबेथ प्रथम। यानी एलिजाबेथ नाम की एक लेडीज थी जो कि वहां की रानी होती थी। रानी बोले तो क्वीन। वहां किसका शासन चलता था? एलिजाबेथ प्रथम का। सर ये चार्टर एक्ट कब आया था? ये वाला आया था भैया 1793 में। यानी 1793 के समय एलिजाबेथ रानी का शासन चलता था ब्रिटेन में। कहाँ चलता था? ब्रिटेन में। सर इंग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी ब्रिटेन को ही क्या बोला जाता है? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में या ब्रिटेन में किसका शासन था? क्वीन एलिजाबेथ का। लेकिन सर हमारा जो भारत था, भारत, इसमें किसका शासन था? भैया ये जो रानी है, रानी ने एक कंपनी भेजी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ व्यापारी लोग थे, उनको बोला कि लो परमिट ले जाओ और इतने वर्षों के लिए परमिट है, इतने वर्षों के लिए परमिट है और भारत में जाके व्यापार करो। लेकिन समय बीतता गया तो कंपनी इतना ज्यादा मजबूत हो गई, इतना ज्यादा पैसा कमाने लगी कि वो भारत में क्या करने लगी? व्यापार के साथ साथ व्यापार प्लस राजनैतिक कार्यों को भी देखने लगी। राजनैतिक यानी ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स, ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स। अब जब ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स को करने लगी तो रानी को लगा कि कंपनी इतना मजबूत ना हो जाए कि मेरा बात ही मानना बंद कर दे। यानी ऐसा भी तो होता है कि हम किसी को पैसा देकर भेजते हैं और वो आगे जाके इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाए कि हमारी तो बात ही मानना बंद कर दे। यार ये क्या चीज है, ऐसे बोल दे। तो रानी ने क्या करा? पहले रेगुलेटिंग एक्ट लगाया। रेगुलेटिंग एक्ट से बात नहीं बनी, कंपनी के अत्याचार कम नहीं हुए भारत में, वो अपनी पकड़ ज्यादा बनाती रही और लोगों को परेशान करती रही। फिर रानी ने क्या करा? फिर पिट्स इंडिया एक्ट लगाया। उसके सही बाद रानी लेकर आई क्या? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट क्या होता था? एक कागज होता था, कागज का टुकड़ा, और जिस पे लिख के दिया जाता था एक फरमान।
चार्टर का मतलब होता है फरमान या लाइसेंस। वो आज भी मिलता है, कोई लोग दुकान खोलते हैं तो उनको फरमान मिलता है। वैसे ही ब्रिटेन की रानी फरमान देके अलग अलग देशों में अपने व्यापारी भेजती थी। यानी चार्टर केवल भारत में ही नहीं, कई देशों में भेजा था, यानी सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे बड़े बड़े देशों में, यानी अलग अलग देशों में, बहुत देशों में था अंग्रेजों का राज। यानी ये बोलते थे जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अंत होता है सूर्य का, यानी सुबह निकलता है शाम को अस्त होता है, यानी कि वहां तक ब्रिटेन का राज था। यानी पूरी दुनिया के अधिकतम देशों में ब्रिटेन का राज होता था। जैसे भारत को गुलाम था, बहुत सारे देश गुलाम कर रखे थे उन्होंने। समझे बात? तो चार्टर एक्ट को अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपको बहुत ही बेसिक वे में आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लेना। पहला चार्टर आया था, चार्टर एक्ट बोले तो लाइसेंस, यानी पहला लाइसेंस जो मिला था क्वीन एलिजाबेथ से अंग्रेजों को, कब मिला? 1793 में। उसके सही 20 वर्ष बाद दूसरा चार्टर आता है 1813, फिर 20 वर्ष बाद 1833, फिर 20 वर्ष बाद 1853। सर ये 20 वर्ष का क्या फंडा है कि चार्टर की जो अवधि होती थी, यानी अवधि बोले तो सर टाइम पीरियड, ये जो चार्टर मिलता था इसकी अवधि होती थी, ये 20 वर्ष के लिए एप्लीकेबल होता था। यानी जो लाइसेंस था, जैसे आपका लाइसेंस 2 वर्ष के बाद रिन्यू होता है, इनको भी ये रिन्यू कराना होता था 20 वर्ष बाद रानी से। अब इन्हें जाना नहीं पड़ता था रानी के पास कि मैम हमारा लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए, रानी खुद से ही नया फरमान सुना देती थी 20 वर्ष बाद। अच्छा, तो सर ये 1793 वाला जो चार्टर एक्ट है इसकी बात बताइए। 1793 वाला जो चार्टर एक्ट है, इसमें बोला रानी ने, क्वीन एलिजाबेथ ने, कि ए जो तुम भारत में सरकार कर रहे हो, अब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमने आपको 2 बोर्ड पढ़ाए थे, 2 बोर्ड पढ़ाए थे। कब पढ़ाए थे सर? पिट्स इंडिया एक्ट में 2 बोर्ड पढ़ाए थे। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन थे सर? जो ब्रिटेन में लोग बैठे थे, यानी ब्रिटेन में लोग जो बैठे थे, ब्रिटेन में जो कमेटी थी उसको बोला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और सर जो इंडिया में बैठी थी उनको बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे उनको तो सैलरी वगैरह भारत के राजस्व से ही मिलती थी, भारत के खाते से ही मिलती थी ऑलरेडी, यानी ये तो खा ही रहे थे भारत का पैसा। अब रानी ने बोला कि इनको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाले हैं इनका खर्चा हमें उठाना पड़ता है, हमारे देश में रहते हैं तो हमें सैलरी देनी पड़ती है, अब हम नहीं देंगे। अब कहां से आएगा? अब भारत के पैसे से ही इनकी सैलरी भी दी जाएगी। ये तो गलत है ना भाई, तुम रह रहे हो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में और खा रहे हो भारत का और भारत को ही गुलाम बना रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये फंडा था। यानी चार्टर एक्ट 1793 में यही बोला गया कि नियंत्रण बोर्ड के सभी कर्मचारियों व सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व बोले तो क्या सर? फाइनेंस, फाइनेंस यानी मनी यानी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी भारत के पैसे से सैलरी दी जाएगी। अब किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की। अच्छा, तो सर 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में यही याद कर लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा, ये प्रावधान हुआ किसमें? 1793 के चार्टर एक्ट में। तो सर यहां से 1793 वाला तो क्लियर होता है, अब बचा 1813 वाला, तो इसको यहां से रफ करिए, फिर 1813 का डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला रानी ने? 1813 वाले चार्टर एक्ट में रानी ने बोला कि भारतीय जो बच्चे हैं, जैसे हम और आप स्टूडेंट हैं, कि इनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। तो क्या सर एक बच्चे को 1 लाख रुपए देना था? नहीं, भारत वर्ष के अंदर जितने भी टोटल बच्चे थे कुल मिला के सभी का खर्चा 1 लाख। अरे सर कितना कम था, अब तो मेरी फीस ही 1 लाख चली जाती है एक स्कूल में, और कितने सारे बच्चे हैं, यानी 20-30 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं एक ही राज्य के अंदर, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो अब तो बहुत पैसा लगता है सर, अरबों रुपया खर्च हो जाता है शिक्षा पर। लेकिन कितने कंजूस थे अंग्रेज, वहां सिर्फ 1 लाख रुपए पूरे भारत के लिए था। बिल्कुल सही बात, यानी कि वो नाम मात्र की शिक्षा देते थे, यानी शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। समझे बात? ताकि भारतीय पढ़ना जाए, पढ़ लिखने जाएं, गवार रहें तो हमारे अंडर ही गुलाम बन के रहें, अगर पढ़ जाएंगे तो हमारी बात मानना बंद कर देंगे, इसलिए वो शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं देते थे अंग्रेज। दूसरा क्या था सर?
पहला पॉइंट तो ये हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या था, अब इसमें क्या बोला गया, 1813 वाले चार्टर एक्ट में पहली बात बोली गई थी कि भारतीय बच्चों की शिक्षा पर प्रति वर्ष सभी बच्चों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं, पूरे भारतवर्ष के टोटल बच्चों पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे पर, कुल मिला के जितने भी बच्चे हैं भारत के अंदर सभी का खर्चा 1 लाख होना चाहिए। पहली बात, पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता था सर, दूसरा पॉइंट था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम जो लोग रहते थे भारत में, सिख ईसाई जो भी लोग रहते थे, उनको किस में कन्वर्ट करना, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना, यानी धर्म का प्रचार प्रसार। समझे बात, ये तो बहुत गलत था सर। आपको तीसरा पॉइंट आता है, यहां से तीसरा पॉइंट क्या आता है, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। सर ये आंशिक रूप क्या होता है, आंशिक रूप का मतलब होता है अभी 100% समाप्त नहीं हुआ है, कुछ परसेंट समाप्त हो गया है। यानी कंपनी की जो दादागिरी चलती थी भारत में, यानी जो चाहती थी वो कर देती थी, अब कंपनी रानी की बात मानेगी, यानी रानी जो फरमान सुनाएगी उसी कार्य को करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था, चलती तो अंग्रेजों की ही थी भारत में, सिर्फ ये एक दिखावा था कि भारतीयों पर रूल किया जा सके। समझे बात, भारतीयों को गुलाम कैसे बनाया जा सके। तो यानी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, इसमें ये बोला गया। दूसरा नक्शा तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको सर्किल के जरिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये भैया चीन का सर्किल है और ये भारत का सर्किल है, तो इनका बॉर्डर लाइन तो आपस में भिड़ती है ना, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बॉर्डर भिड़ता है। समझे बात, जहां बॉर्डर टच करता है भारत का और चाइना का, तो वहां क्या होता था, विवाद होता था, चाइनीज घुसपैठ करते थे हमारे बॉर्डर में। जॉनसन्स रेखा नाम की एक रेखा थी, यानी बॉर्डर लाइन थी जॉनसन्स रेखा नाम से, अब तो फिलहाल एलएसी है, उस समय एक जॉनसन्स रेखा होती थी अंग्रेजों के जमाने में, जॉनसन्स। तो उसका उल्लंघन करके अंग्रेज अंदर की तरफ आ जाते थे। मान लीजिए जॉनसन्स रेखा है, इससे अंदर की तरफ आ जाते थे। भाई किसी की जमीन छीन रहे हो, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपना जितना भी व्यापार होता था चाइना के साथ उसको सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल तोड़ दिए। क्योंकि चाइना तब भी सीमा का उल्लंघन करता था और आज भी करता है। आई बात समझ में। यानी दूसरे चार्टर एक्ट में सीधा सीधा शिक्षा की बात की गई, दूसरा क्या बोला गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, चाइना के साथ रिश्ते तोड़े गए, और क्या बोला गया सर, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बोला गया। समझे बात। तो दूसरा चार्टर एक्ट यहां से आपको क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट आएगा तीसरा चार्टर एक्ट, इसको नोट। अब देखो भाई, पहले कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए शासन करती आई भारतीयों पर, फिर पिट्स इंडिया एक्ट लगाया 10 वर्ष के लिए, फिर 20 वर्ष के लिए उसने क्या लगाया, 20 वर्ष के लिए चार्टर एक्ट, यानी पहला 20 वर्ष, फिर दूसरा 20 वर्ष के लिए। अब भाई कैसे ही तो शासन करना है उनको, शासन तो करना ही है, यानी 1773 से शासन स्टार्ट हुआ है। अब आ चुके हैं हम कहाँ, 1813 वाले में, 1813 वाले में फिर आगे 20 साल के लिए बढ़ाया तो 1833 तक पहुंच गए। यानी कितने लंबे समय तक शासन किया है कंपनी ने, यानी कभी रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई, कभी पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आई, फिर चार्टर स्टार्ट कर दिए, चार्टर में ही 30-40 साल बिता दिए कंपनी ने। यानी कुल मिला के यहां से यहां तक कितने वर्ष बैठते हैं, लगभग 100 वर्ष से ज्यादा तक तो इन्होंने ऐसे ही बिता दिए। फंडा होता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी इंग्लैंड वाले अंग्रेज जो थे उनका फंडा यही था, भारत को लूटो जितना लूटा जाए, और दिखावे के लिए अरे मैं तुम पे चार्टर एक्ट ला दूंगा, फलाना ला दूंगा, सिर्फ दिखावा था, कुछ नहीं था। समझे बात। तो नेक्स्ट वाला जो आता है 13 वाला क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट आता है 1833 वाला चार्टर एक्ट, यानी 13 वाला क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट आता है 1833 वाला चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से चार्टर एक्ट में क्या लागू हुआ था, और एक बार तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया था, चार्टर एक्ट भारत पर कब लागू हुआ था, और 4 ऑप्शन दे रखे थे, 1833, 1526, 1799 और चौथा ऑप्शन कुछ था। तो भैया जब एक ऑप्शन राइट है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो उसको 1833 ही लगाना था। मान लीजिए ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1947, बी दे रखा है 1526, सी दे रखा है 1833 और डी दे रखा है आपको बोथ। तो आपका मैच कौन सा कर रहा है, 1833 कर रहा है ना, चारों में से एक तो मैच कर रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। भाई चार्टर एक्ट कब लागू हुआ, 1833 में लागू हुआ।
लेकिन चार्टर एक्ट कब कब 1793, 1813, 1833, 1853, चारों वर्ष याद रखनी है। यानी कभी कभी यहाँ 1833 ना बोल के 1853 भी लिख के दे सकता है, 13 भी लिख के दे सकता है, या 1793 भी आ सकता है एग्जाम में, समझे बात। यानी चारों में से कोई एक भी दे सकता है। या दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा चार्टर एक्ट से रिलेटेड, वो पूछेगा कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कौन से चार्टर एक्ट में किया गया। तो आपको पता है दूसरा चार्टर एक्ट यानी 1813 वाले में आंशिक रूप से समाप्त किया गया। फिर पूछेगा कि 1 लाख रुपए वाली बात किसमें कही, दूसरे में कही भैया। ईसाइयत का प्रचार दूसरे में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्ते चाइना के साथ कब टूटे, दूसरे में। पहले में क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सभी सदस्यों का वेतन है। सर तीसरा और बता दीजिए, तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरे चार्टर एक्ट में क्या बोला गया 1833 वाले में, पहले बोला गया इसमें कि ईस्ट इंडिया का कंपनी का जितना भी अधिकार है, यानी अपनी मनमर्जी से रोल कर रही है, शासन कर रही है भारत में, अब उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। अब किसके अंडर रूल करेगी वो, अब करेगी ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के अंडर रूल। यानी उसके अंदर जितनी भी शक्ति थी सबको छीन लिया गया, वीटो पावर वापस ले ली गई। कहने का मतलब कंपनी के पास पहले वीटो पावर थी ना, जहां चाहती थी वहां कब्जा कर लेती थी, जिस पे चाहती आक्रमण कर देती, जैसे चाहे शासन लागू कर देती थी। वीटो पावर का मतलब यही तो था। वीटो पावर इसी चीज को तो बोलते हैं कि हम किसी भी देश पे अपनी मनमर्जी से आक्रमण कर सकें तो दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। वीटो का पावर का मतलब ये होता है, यही होता है ना। अभी फिलहाल भारत के पास वीटो पावर नहीं है, तो भारत भैया अगर आक्रमण करेगा दूसरे देश के ऊपर, तो जो अमीर देश हैं यानी विकसित देश हैं वो भारत के पास आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वीटो है। वीटो कभी अच्छे से एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, पूरा वीटो का फंडा समझाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ वीटो पावर वापस छीन ली गई, बोला गया तुम्हारे बस की शासन करना नहीं है भारत में, तुम अत्याचार ज्यादा कर रहे हो, यानी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी वीटो वापस ले ली गई, वीटो वापस लिया गया, वीटो वापस लिया गया, यानी वीटो पावर को वापस लिया गया, सीधी सी बात है। यानी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी तो तब भी चलती रही, कंपनी बंद नहीं हुई। कंपनी किसके अंडर आ गया, क्वीन एलिजाबेथ के। पहले क्या होता था, प्राइवेट कंपनी थी तो अपनी मनमर्जी से चल रही थी। अब किसके अंदर आ गई, ये कंपनी आ गई क्वीन एलिजाबेथ के अंदर, यानी ब्रिटेन की रानी के अंदर। उन्हें थोड़ा बहुत अधिकार मिला, वो भी राजनीति के नाम पर। यानी अब तुम राजनीतिक कार्य तो कर सकते हो भारत में, लेकिन रूल नहीं कर सकते अपनी मनमर्जी से। यानी जैसे सैन्य अभियान वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ राजनीति करोगे कंपनी वालों, ये बोला गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, हाँ एक पॉइंट और है इसमें, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर जो राजनीतिक व्यापार का राजनीतिक अधिकार मिला है, राजनीति का अधिकार मिला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मिला है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। यानी राजा का शासन, क्राउन बोले तो राजा का शासन। सर ये क्राउन किस चीज को बोलते थे, क्राउन बोलते थे, यानी एक था ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन, और ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे देशों पर अधिकार जमा रखा था, गुलाम बना रखा। यानी जो छोटे मोटे देश थे, भारत भी था भैया खूब बड़ा था लेकिन गुलाम था, यानी ऐसे अपने देश के आसपास देशों को क्या कर रखा था, गुलाम। तो अपने देश को तो देश मानते थे और इनको मानते थे अपने कस्बे, यानी जैसे क्राउन होते हैं ना, अपनी बस्ती मानते थे। यानी भारत को क्राउन बोलते थे यार, ये देश नहीं क्राउन। यानी किसका क्राउन, ब्रिटेन का क्राउन, यानी हमारा छोटा देश, समझे बात। ऐसे था, क्राउन उसको बोलते थे। यानी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राजनीतिक अधिकार किसको मिला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपको 3 चार्टर एक्ट क्लियर हो गए, 1793 वाला, 1813 वाला और 1833 वाला। और ये फाइनल चार्टर एक्ट क्या है, 1853 का, 1853 का। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको करते हैं रफ। जो EIC का लाइसेंस था, EIC का जो लाइसेंस किस चीज का था कि आप राजनीतिक प्लस ट्रेड दोनों कर सकते हो। अब इसका अधिकार वापस ले लिया गया, लाइसेंस तो है अभी भी इसके पास, यानी व्यापार तो कर रही है अभी भी, लेकिन राजनीतिक वाला लाइसेंस है, राजनीति कर सकते हो, यानी सैन्य अभियान नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोला गया इसमें, दूसरा क्या बोला गया इसमें, 1835 के अंदर, यानी जो 1833 वाला चार्टर एक्ट है उसके 2 वर्ष बाद एक व्यक्ति भेजा गया भारत, जो कि कानूनी सलाहकार था, यानी ब्रिटेन का कानूनी सलाहकार। कौन भेजा गया, लॉर्ड मैकाले।
लॉर्ड मैकाले, आपने कभी पढ़ा होगा लॉ के अंदर, लॉर्ड मैकाले पद्धति के अनुसार। तो ये लॉर्ड मैकाले कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड मैकाले व्यक्ति वो था जो कानूनी सलाहकार था। मान लीजिए कोई वकील था ब्रिटेन का, उसको बोला गया कि भारत जाओ और जायजा लेकर कि वहां शासन कैसे चल रहा है। तो इसने क्या जवाब दिया? लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में रानी से क्या बोला? किससे बोला? क्वीन एलिजाबेथ से। क्वीन एलिजाबेथ को ही तो रिपोर्ट सौंपेगा भाई, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ यानी क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की रानी है? ब्रिटेन की रानी। भाई रानी ने भेजा है तो रानी को ही तो रिपोर्ट सौंपेगा ना। बिल्कुल सही बात। इसने बोला कि मैडम, भारत में जो शासन कर रहे हैं आपके अंग्रेज, यानी आपके जो गवर्नर जनरल वगैरह हैं, वो कोई भी कार्य नियम और कानून से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने ये रिपोर्ट सौंपी। तो रानी को जब ये रिपोर्ट सौंपी गई, कब सौंपी गई? 1835 वाले, यानी 1833 वाले चार्टर एक्ट का ही ये पार्ट है, 1835 यानी 2 वर्ष बाद। ठीक है। तो जब रिपोर्ट सौंपी गई रानी को, तो रानी ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अब जो नियुक्ति होगी कर्मचारियों की, यानी सिलेक्शन जो होगा, अब जैसे हमारा और आपका सिलेक्शन होता है वैसे तब भी होता था, अब जो सिलेक्शन होगा वो परीक्षा के आधार पर होगा, एग्जाम होगा। अब से पहले क्या होता था? जिसकी जैक वही लग जाता था, बिना परीक्षा के होता था। यानी अब जो एग्जाम होगा, अब सिलेक्शन किसके आधार पर होगा? यह सिलेक्शन अब किसके आधार पर होगा? परीक्षा के आधार पर, यानी एग्जाम लिया जाएगा, प्रतियोगिता ली जाएगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन अब ये लागू नहीं हुआ है, प्रस्ताव है। यानी 1833 वाले चार्टर एक्ट में ये प्रस्ताव रखा गया। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रतियोगिता का प्रस्ताव कौन से चार्टर एक्ट में रखा गया, तो आपको पता है तीसरे वाले में रखा गया, 1833 वाले में। तो इसकी नोट डाउन करिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। अब आखिरी चार्टर एक्ट बचता है आपका 1853 वाला। भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है, और अदर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, नॉन टेक एग्जाम जितने भी होते हैं। टेक्निकल में भी पूछा जाता है इसको, क्योंकि उसमें भी जीके का पोर्शन आता है ना, जीएस वाला पोर्शन। आखिरी चार्टर एक्ट है 1853, यानी 1853 वाला चार्टर एक्ट। तो आपको भी पढ़ाया था 1853 से पहले 1833। इसमें एक लॉर्ड मैकाले नाम के व्यक्ति आया था, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें बोला गया कि कोई भी नियम कानून से कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी के अनुसार रानी ने क्या करा? अब क्या कर दिया? परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति होगी, और इस पर क्या लगा दी गई? दस्तखत लगा दिए गए। यानी अब के बाद, यानी 1853 के बाद अगर किसी ने जैक लगा के बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन कराया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। रानी ने ये बोला। अब जो सिलेक्शन होगा एग्जाम देकर ही होगा। समझे बात? अब जैक नहीं चलेगी भैया अंग्रेजों, यानी परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति होगी। 1853 वाले में ये बोला गया। सर 1833 वाले में भी ये बोला था, उसमें सिर्फ प्रस्ताव रखा था, उसमें लागू नहीं हुआ था, उसमें प्रस्ताव था। इसमें क्या हो गया? लागू हो गया है ये चीज, यानी अमेंडमेंट हो गया है कंप्लीटली। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया सर इसमें? विधि परिषद क्या चीज है सर? ये विधि परिषद वो चीज है, यानी कानून मंत्रालय। अब कानून मंत्रालय बनाया गया भारत में। पहले क्या होता था? एक सुप्रीम कोर्ट, उसमें 4 चीफ जस्टिस होते थे, यानी पहले जो बताए थे आपको। अब क्या है? पूरा एक व्यवस्था बनाएगी कानून के लिए, जायजा लिया जाएगा पूरे देश में नियम और कानून का। तो उसी के लिए क्या बनाई गई? विधि परिषद। इसको ही क्या बोलते हैं? लॉ, यानी लॉ की परिषद बनाई गई। कौन से एक्ट में? 1853 वाले में। तो सर 1853 और 1857 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1857 वाली क्रांति, अब इन अंग्रेजों से परेशान होकर, इनके रोज के ढकोसलों से परेशान होकर, यानी ये तो सर ड्रामा है, सिर्फ दिखावा शासन करने के लिए। अब भारतीय लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके थे, यानी समझदार हो चुके थे। उन्होंने क्या कर दिया? इन पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह यानी अंग्रेजों पर 1853 के बाद क्या हो जाता है? विद्रोह। अब उसी चीज को डिस्कस करने वाला 1853 का जो चार्टर एक्ट आया है, अंतिम चार्टर एक्ट, इसके बाद भारतीय लोग बहुत ज्यादा ऊब गए ब्रिटेन की सरकार से, बहुत परेशान हो गए, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है यार सर, ये दिखावा है। तो भारतीयों ने क्या कर दी? अब क्रांति कर दी। क्रांति इसी को बोला जाता है क्या? 4 वर्ष बाद 4 years later बोलते हैं ना। अब क्या होगी? 1857 ईस्वी की क्रांति।
क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट हो गया। इसी को बहुत फेमस तरीके से बताया जाता है 1857 का रिवॉल्ट, यानी भारत के जितने भी छोटे मोटे राजा थे सभी ने एकता बनाई और बोला अंग्रेजों को पेलो, मारो मारो, भारत से भगाओ। यानी यहीं से 1857 का विद्रोह पनपा है। समझे बात? तो अब क्या हो गया, कंपनी का शासन। इसी के बाद 1858 में एक अधिनियम आया, अधिनियम लाया गया और जिसका नाम क्या था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसका नाम क्या था, भारत शासन अधिनियम। इसको यहां से नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम की तरफ। ठीक है, अब 1858 की क्रांति से बात बनेगी। शासन अधिनियम में क्या था, जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया के अंदर, उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को क्या करा गया, समाप्त। गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त। और बोला गया कि ये जो विद्रोह पनपा है भारत में, ये सिर्फ तुम लोगों की गलतियों से पनपा है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की गलतियों से पनपा है, यानी तुम्हारी गलती थी, तुम अत्याचार कर रहे थे भारत पर, इसलिए ये रिवॉल्ट हुआ है। अब तुमसे मैं शासन छीन रही हूं, वापस ले रही हूं, यानी तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर रही हूं। किसने बोला? और यहां से कौन सी रानी आती है, नेक्स्ट रानी, यानी इस समय कौन रानी थी, क्वीन विक्टोरिया। यानी पहले एलिजाबेथ का शासन था, उसके सही बाद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1857 तक किसका शासन था, क्वीन एलिजाबेथ का। अब एलिजाबेथ के बाद नेक्स्ट रानी जो आती है ब्रिटेन के अंदर, वो आती है क्वीन विक्टोरिया। अब क्वीन विक्टोरिया से आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, यानी 1857 की क्रांति से बाद 1858 का विद्रोह, और इसी लेक्चर में आपको 1947 तक पहुंचा दिया जाएगा, 1947 यानी देश को आजाद करा दिया जाएगा। और आजाद होने के बाद तब बनता है भारत का संविधान, जो आज हम यूज करते हैं। लेकिन सर ये पहले जो सारा पढ़ाया है ये किस लिए है, इसका भी प्रयोग किया जाता है भारत के संविधान के अंदर कुछ जगह, यानी ये भी अभी लागू है भारत में, थोड़ा थोड़ा कुछ समाप्त हो गया है, कुछ लागू है, यानी इसका यूज किया जाता है। यानी हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी होता है किसी चीज की, तभी जाके वो समझ में आता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सारा जो पढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।